विद्यार्थियों, पिछले लेक्चर में अपन ने आंतरिक अंकेक्षण की परिभाषा, अर्थ, उद्देश्य आदि के बारे में विस्तार से डिस्कशन किया था। आज अपन आंतरिक अंकेक्षण विभाग की जो आवश्यकताएं होती है उनके बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। मतलब एसेंशियल रिक्वायरमेंट्स ऑफ इंटरनल ऑडिट डिपार्टमेंट। किसी भी संस्था में आंतरिक अंकेक्षण विभाग प्रभावी तरीके से उसी स्थिति में कार्य कर सकता है जब उसमें निम्नलिखित विशेषताएं। पहली है पर्याप्त कर्मचारी, एडिक्वेट स्टाफ। आंतरिक अंकेक्षण विभाग के पास पर्याप्त स्टाफ होने पर ही वह प्रक्रियाओं एवं व्यवहारों के पुनर्निरीक्षण का कार्य ठीक प्रकार से कर पाएगा। इसे कई व्यक्तियों के कार्यों की जांच, व्यवसाय के विभिन्न पहलुओं, प्रक्रियाओं व योजनाओं पर ध्यान देना पड़ता है। यदि कर्मचारियों की संख्या पर्याप्त नहीं है तो आंतरिक अंकेक्षण प्रभावशाली नहीं होगा, अर्थात दिखावा मात्र रह जाएगा। इसलिए आंतरिक अंकेक्षण विभाग के पास कर्मचारियों का पर्याप्त मात्रा में होना आवश्यक है। दूसरा है योग्य कर्मचारी, कॉम्पिटेंट पर्सनल। आंतरिक अंकेक्षण के लिए पर्याप्त कर्मचारी होने के साथ साथ उनका योग्य और अनुभवी होना भी आवश्यक है। उन्हें लेखा और अंकेक्षण प्रविधियों का पर्याप्त मात्रा में ज्ञान होना चाहिए तथा समय समय पर उनके उचित प्रशिक्षण का भी प्रबंध होते रहना चाहिए ताकि एक कर्मचारी जो अंकेक्षण का काम करते हैं वे अपडेटेड रहे। और अंतिम और लास्ट विशेषता है स्वतंत्रता, इंडिपेंडेंस। आंतरिक अंकेक्षक कंपनी का ही कर्मचारी होता है, अतः उसके कार्य करने की सीमाएं होती हैं। उसे अपने किए गए कार्य के आधार पर प्रबंध को रिपोर्ट देनी होती है। इसीलिए वह उतनी स्वतंत्रता के साथ कार्य नहीं कर सकता जितना कि वैधानिक अंकेक्षक कर सकता है। अतः आंतरिक अंकेक्षक के प्रभावशाली ढंग से कार्य करने के लिए उसे पूर्ण स्वतंत्रता दिया जाना आवश्यक होता है। आंतरिक अंकेक्षक को निम्नलिखित कार्यों में पूर्ण स्वतंत्रता होनी चाहिए। उसके कार्य में प्रबंध का हस्तक्षेप नहीं होना चाहिए। प्रबंधक अपने प्रभाव का उपयोग उस पर न करें। नंबर 1, कार्य योजना की पूर्ण स्वतंत्रता होनी चाहिए। नंबर 2, अंकेक्षण विधि अपनाने की पूर्ण स्वतंत्रता होनी चाहिए। नंबर 3, आंतरिक अंकेक्षक के दैनिक कार्य में प्रबंध का हस्तक्षेप नहीं होना चाहिए। और लास्ट, आंतरिक अंकेक्षक को अपनी रिपोर्ट संचालक मंडल को देने की स्वतंत्रता होनी चाहिए। मतलब जो उसे अपॉइंट करता है प्रबंधक लोग, उनके साथ साथ जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होता है उनको रिपोर्ट देने की भी स्वतंत्रता होनी चाहिए। इसके बाद आंतरिक अंकेक्षण विधि या मेथोडोलॉजी ऑफ इंटरनल ऑडिट के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे कि आंतरिक अंकेक्षण के लिए आंतरिक अंकेक्षक द्वारा किस प्रकार की विधि अपनाई जानी चाहिए। नंबर 1, जिस कार्य की जांच करनी है उसे स्पष्ट परिभाषित किया जाना चाहिए। जैसे उसे क्रय प्रक्रिया की जांच करनी है तो ये निर्धारित किया जाना चाहिए कि केवल संपत्ति के क्रय की जांच करनी है या समस्त
क्रय प्रक्रिया की जांच करनी है। मतलब खरीदने की जो पूरी प्रक्रिया है वो सही तरीके से लागू की गई है कि नहीं, उसकी भी जांच करनी। सेकंड है, इस कार्य से संबंधित नीति, प्रक्रिया, नियंत्रण विधि आदि की जानकारी प्राप्त करनी चाहिए। मतलब जिसकी वो जांच कर रहा है उस कार्य से संबंधित नीति क्या है, प्रक्रिया क्या है, नियंत्रण विधि क्या है, उसकी जानकारी प्राप्त करनी चाहिए ताकि उसके हिसाब से वो अपनी जांच क्रिया को आगे चला सके। तीसरा है, जांच कार्य से संबंधित कुछ व्यवहारों के नमूनों का चयन करना जो समस्त व्यवहारों का प्रतिनिधित्व करे। जांच के लिए बहुत सारे व्यवहार होते हैं। 100% जांच कर ले अति उत्तम, परंतु कुछ छोटे व्यवहार होते हैं, तो ऐसी दशा में उनमें से ऐसे व्यवहार छांट कर जो कि सभी व्यवहारों का प्रतिनिधित्व करते हों, उनको रिप्रेजेंट करते हों, उनका सिलेक्शन करके उनकी डिटेल्ड में जांच कर लेनी चाहिए। उनमें गलती हो तो दूसरे में भी गलती होने की संभावना होती है। नेक्स्ट, चुने गए नमूनों के व्यवहारों की प्रारंभ से अंत तक गहन व संपूर्ण जांच करनी चाहिए। जांच में प्रपत्र एवं प्रमाणकों की जांच तथा पूछताछ करनी चाहिए। मतलब जांच में प्रपत्र का मतलब होता है डॉक्यूमेंट्स और प्रमाण का मतलब है वाउचर्स। वाउचर्स मीन्स प्रूफ ऑफ पेमेंट। तो और जरूरत पड़े तो लोगों से पूछताछ भी करनी चाहिए। जैसे एक उदाहरण लेते हैं, किराया दिया तो उसके लिए जिसे दिया है उससे रसीद प्राप्त होगी, यह हुआ प्रमाणक। किराया इतना ही क्यों, इससे कम या ज़्यादा तो नहीं है, इसकी जांच करने के लिए रेंट डीड की जांच करनी पड़ेगी, वो हुआ प्रपत्र। और उसके बाद जो प्रपत्र बनाने वाला व्यक्ति, जो पार्टीज हैं, उनसे वो पूछताछ भी कर सकता है कि भाई यदि उसमें लिखा हुआ उसे मिलान नहीं हो रहा है तो उसके क्या कारण है। इसके बाद है, जांच किए गए कार्य की महत्वपूर्ण त्रुटियों को साधारण त्रुटियों से अलग रखना चाहिए। मतलब कुछ साधारण त्रुटियां होती हैं, एरर्स, कुछ इम्पोर्टेंट या महत्वपूर्ण त्रुटियां होती हैं, तो ऑडिटर को या इंटरनल ऑडिटर को जो इम्पोर्टेंट एरर्स हैं उनको अलग से नोट करना चाहिए, जो साधारण छोटी मोटी गलतियां हैं उनको अलग से नोट करना चाहिए, ताकि किस पे ज़्यादा ध्यान देना है, किस पे कम ध्यान देना है, वो भी उसे आराम से पता लग सके। त्रुटि का कारण और इसके लिए उत्तरदायी व्यक्ति तथा इसके परिणाम और प्रभाव का भी पता लगाना चाहिए कि ये जो त्रुटियां हो रही है उसके पीछे कारण क्या है, इसके लिए कौन उत्तरदायी व्यक्ति है और इस त्रुटि का परिणाम क्या होगा और कहाँ कहाँ ये और प्रभाव डाल सकती है। इस सब की जानकारी आंतरिक अंकेक्षक को होनी चाहिए। और लास्ट में जांच के बाद प्रबंधकों को रिपोर्ट देनी चाहिए। रिपोर्ट संक्षिप्त और पूर्ण होनी चाहिए। रिपोर्ट में त्रुटियों को दूर करने के उपाय भी सुझाए जाने चाहिए। ये सबसे इम्पोर्टेंट है, क्योंकि त्रुटियाँ हो रही है, क्यों हो रही है सब बता दिया, परंतु वो किस तरह से कम हो सकती है इसके बारे में भी सुझाव दिए जाने चाहिए। इसके बाद आंतरिक निरीक्षण और आंतरिक अंकेक्षण में अंतर डिस्कस करते हैं, क्योंकि दोनों चीज़ें अपन पढ़ चुके हैं,
तो आपको अंतर आसानी से समझ में आ जाना चाहिए। नंबर 1, कार्य की प्रकृति के आधार पर यदि अपन नेचर ऑफ वर्क के आधार पर अंतर की बात करें तो आंतरिक निरीक्षण व्यावसायिक व्यवहारों के लेखांकन की एक पद्धति है, जबकि आंतरिक अंकेक्षण लेखांकित व्यवहारों के अंकेक्षण की एक पद्धति है। मतलब आंतरिक निरीक्षण है वो लेखांकन पद्धति है और आंतरिक अंकेक्षण अंकेक्षण की विधि है। दूसरा अंतर है उद्देश्य को या ऑब्जेक्ट्स के आधार पर, कि आंतरिक निरीक्षण का उद्देश्य त्रुटियों तथा छल कपटों को रोकना है, जबकि आंतरिक अंकेक्षण का उद्देश्य त्रुटि और छल कपट को रोकने के साथ साथ प्रबंधकीय नीतियों, कार्यक्रमों आदि का मूल्यांकन करना भी होता है। इसके बाद तीसरा अंतर है समय। आंतरिक निरीक्षण का कार्य लेखांकन के साथ साथ चलता रहता है, जबकि आंतरिक अंकेक्षण लेखा कार्य समाप्त होने के बाद शुरू किया जाता है। उसके बाद आता है संचालन, ऑपरेशन। आंतरिक निरीक्षण का कार्य संबंधित विभाग के कर्मचारियों द्वारा संपन्न किया जाता है, जबकि आंतरिक अंकेक्षण करने के लिए आंतरिक अंकेक्षण विभाग होता है और इस विभाग के कर्मचारी आंतरिक अंकेक्षण का कार्य संपन्न करते हैं, मतलब उस कार्य को पूरा करते हैं, संपन्न करते हैं। इसी तरह पांचवा अंतर हुआ क्षेत्र के या स्कोप के आधार पर, कि आंतरिक निरीक्षण सभी बड़ी संस्थाओं में करवाया जाता है। मतलब आंतरिक निरीक्षण की प्रणाली बड़ी संस्थाओं में विद्यमान होती है, अपनाती है संस्थाएं, जबकि आंतरिक अंकेक्षण विशेष परिस्थितियों में ही करवाया जाता है। इसी तरह से उपदेशक या प्रायोजक क्रिया, एडवाइजरी और ऑपरेटिंग एक्टिविटी, मतलब कैसी एक्टिविटी है। तो एक्टिविटी के आधार पर आंतरिक निरीक्षण एक प्रयोजक का मतलब ऑपरेटिंग क्रिया है, जबकि आंतरिक अंकेक्षण एक उपदेशक या एडवाइजरी क्रिया है। नेक्स्ट, पृथक कर्मचारी, मतलब सेपरेट पर्सनल के हिसाब से देखा जाए तो आंतरिक निरीक्षण प्रणाली में लेखा करने वाले ही जांच करने वाले होते हैं, क्योंकि अपन ने समझा प्रत्येक व्यक्ति के कार्य की जांच अन्य व्यक्ति के कार्य से होती है, जबकि आंतरिक अंकेक्षण में लेखा करने वाले अलग व्यक्ति होते हैं और जांच करने वाले अलग कर्मचारी होते हैं। और लास्ट में निरीक्षण एवं पुनर्निरीक्षण, चेकिंग एंड रिव्यू। तो आंतरिक निरीक्षण प्रणाली में केवल निरीक्षण कार्य होता है, जबकि आंतरिक अंकेक्षण में पुनर्निरीक्षण की प्रक्रिया अपनाई जाती है। इसी तरह से अपन डिस्कस करेंगे आंतरिक नियंत्रण और आंतरिक निरीक्षण में क्या अंतर है। डिफरेंस बिटवीन इंटरनल कंट्रोल एंड इंटरनल चेक। चूंकि अपन आंतरिक नियंत्रण भी पढ़ चुके हैं, आंतरिक निरीक्षण भी पढ़ चुके हैं, तो सबसे पहले अंतर अपन मीनिंग के आधार पर करते हैं कि आंतरिक नियंत्रण का अर्थ यह सुनिश्चित करने से है कि प्रत्येक कार्य निर्धारित योजनाओं, जारी किए गए आदेशों और पूर्व निर्धारित सिद्धांतों के अनुसार हो रहा है या नहीं हो रहा है, जिससे कि कार्य की कमजोरियों, मतलब वीकनेसेस जो भी हैं, तथा अशुद्धियों की जानकारी प्राप्त की जा सके एवं भविष्य में इनकी पुनरावृत्ति को रोका जा सके। यह इंटरनल कंट्रोल का मेन अर्थ हुआ। और आंतरिक निरीक्षण में, आंतरिक निरीक्षण का अर्थ है एक ऐसी व्यवस्था जिसके अंतर्गत कार्य का विभाजन संस्था के कर्मचारियों में इस प्रकार किया जाता है कि एक कर्मचारी के कार्य की जांच दूसरे कर्मचारी के कार्य से स्वतः हो जाती है।
तथा नियंत्रित भी की जा सकती है। दूसरा अंतर है क्षेत्र के आधार पर कि आंतरिक नियंत्रण का क्षेत्र व्यापक होता है, क्योंकि इसमें आर्थिक, प्रबंधकीय, लेखा नियंत्रण एवं अन्य सभी प्रकार के नियंत्रण शामिल है, जैसा कि अपन ने शुरू में पढ़ा। परंतु आंतरिक निरीक्षण का प्रयोग किसी व्यावसायिक संस्था द्वारा किए जाने वाले वित्तीय लेन देनों के लिए किया जाता है, अतः इसका क्षेत्र आंतरिक नियंत्रण की तुलना में छोटा या सीमित होता है। तीसरा अंतर है उद्देश्य के आधार पर। किसी संस्था में उसके विभिन्न विभागों के लक्ष्यों की पूर्ति के लिए अपनाई गई योजनाएं निर्धारित विधियों के अनुसार क्रियान्वित की जा रही है या नहीं की जा रही है, यह ज्ञात करने के लिए अधीनस्थों के कार्यों की देखरेख करके उनमें आवश्यकता अनुसार सुधार करना आंतरिक नियंत्रण का प्रमुख उद्देश्य होता है, जबकि आंतरिक निरीक्षण का उद्देश्य लेखा प्रणाली को प्रभावशाली बनाना तथा त्रुटियों को कम करना और यदि त्रुटि या कपट हो जाए तो उनका शीघ्र पता लगाना उद्देश्य होता है। तो ये अपन ने अंतर पढ़ लिया। अब अपन वैधानिक अंकेक्षक और आंतरिक अंकेक्षक के बीच संबंध किस प्रकार का होता है, इसके बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे।